जीवन कभी कभी ऐसी घटनाओं से भरा होता है जिन पर विश्वास करना मुश्किल होता है। कुछ घटनाएं हमें तोड़ देती हैं, कुछ हमें गढ़ती हैं और कुछ हमें ऐसे अंधेरे में धकेल देती हैं जहां से वापसी आसान नहीं होती। यह कहानी है अनिमा की, एक साधारण लड़की जो गांव की मिट्टी में पली बढ़ी। उसकी जिंदगी भी सामान्य हो सकती थी, माँ बाप का प्यार, शादी, पति, सपनों से भरा घर। लेकिन किस्मत ने उसके हिस्से में कुछ और ही लिखा था। अनिमा ने न सिर्फ अशांत रिश्ते और पति की मृत्यु देखी, बल्कि उसने वो भी महसूस किया जिसे लोग सिर्फ किस्सों कहानियों में सुनते हैं, एक आत्मा का लौट आना। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक औरत की आत्मकथा है, जहां प्यार है, दर्द है, अपराध बोध है और भयावह आत्मा की दस्तक। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उस छोटे से गांव से जहां अनिमा का जन्म हुआ और जहां उसकी किस्मत ने उसे अंधेरे और भय की ओर धकेल दिया। पूर्वी भारत का पश्चिम बंगाल, बर्धमान जिले के भीतर बसा एक छोटा सा गांव रानीपुर। गांव साधारण था, पर उसकी मिट्टी में एक अलग जादू था। धान के खेतों की हरियाली, तालाबों का ठंडा पानी, मिट्टी की गलियों की सादगी, यही सब मेरी दुनिया थे। मैंने जब आंखें खोलीं तो देखा कि जीवन कितना कठिन है। गरीबी हर घर में थी, पर उसके साथ ही अपनापन भी था। गांव के लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते। कोई किसी को भाई कहकर पुकारता, कोई काकी या मासी। मेरा परिवार, मेरे पिता का नाम तापस था। वो खेतों में जी तोड़ मेहनत करते। उनकी हथेलियों पर पड़े छाले उनके संघर्ष की गवाही देते थे। दिन भर धूप में पसीना बहाकर जब वो घर लौटते तो उनके चेहरे पर थकान जरूर होती, पर आंखों में परिवार के लिए संतोष भी झलकता। मेरी माँ का नाम निर्मला था। वो इस घर की आत्मा थीं। सुबह से लेकर देर रात तक काम में जुटी रहती। चूल्हे पर खाना बनाना, कपड़े सिलना, बीड़ी बनाना और हमें संभालना सब करती। गरीबी के बावजूद उन्होंने हमें कभी भूखा नहीं सुलाया। माँ बाप का संघर्ष ही मेरे बचपन का आधार था। मैंने उनसे सीखा कि जीवन चाहे कितना भी कठिन हो, पर धैर्य और मेहनत से सब सहा जा सकता है। मेरा बचपन तालाब के किनारे बीता। मैं अक्सर अपनी परछाई को पानी में देखती और उससे बातें करती। गांव की और लड़कियां खेलती, रस्सी कूदती, पर मुझे सपनों में खो जाना अच्छा लगता। हमारा स्कूल मिट्टी का था, टिन की छत से ढका हुआ। बरसात में छत से पानी टपकता और हम बच्चे भीगते हुए पढ़ते। फिर भी उस स्कूल में पढ़ाई करने में मुझे खुशी मिलती थी। बचपन में मैं बहुत सपने देखती थी। सोचती थी जब बड़ी हो जाऊंगी तो मेरा घर कैसा होगा, क्या मेरा पति मुझे प्यार करेगा, क्या हमारा जीवन खुशियों से भरा होगा। जवानी की दहलीज। धीरे धीरे बचपन बीत गया और मैं जवानी में कदम रखने लगी। अब मैं आईने में खुद को देखती और अजीब सी घबराहट महसूस करती। चेहरे पर निखार आने लगा था, आंखों में नए सपने थे। गांव की औरतें माँ से कहती, निर्मला तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो गई है, इसे संभाल कर रखना। माँ की नजरें हमेशा मुझ पर रहती। वो जानती थीं कि गांव की जवान लड़कियों की जिंदगी कितनी नाजुक होती है। मैं अक्सर रात को छत पर लेटकर तारों को देखती और सोचती, एक दिन मेरा भी घर होगा, मैं भी अपने सपनों का संसार बनाऊंगी। जवानी की आहट। समय धीरे धीरे गुजरता गया। बचपन की चंचलता अब जवानी की आहट में बदल रही थी। आईने में जब मैं खुद को देखती तो लगता मानो मेरे चेहरे पर कोई नया रंग चढ़ गया हो। बालों की लटें अब और भी घनी हो गई थीं, आंखों में चमक थी और मुस्कान में एक अनकहा आकर्षण। गांव की औरतें अक्सर माँ से कहती, निर्मला अनिमा अब बड़ी हो गई है, अब इसके लिए रिश्ता देखना चाहिए। माँ चुप हो जाती, पर उनकी आंखों में चिंता साफ झलकती। वो जानती थीं कि बेटी की जवानी एक साथ वरदान और बोझ होती है। समाज की नजरें हमेशा जवान लड़की पर टिकी रहती। सपनों का मौसम।
मेरी जवानी सपनों से भरी थी। मैं अक्सर तालाब के किनारे बैठती और अपनी परछाई को पानी में देखती। फिर सोचती, क्या मेरा पति मुझे समझेगा? क्या वो मेरे सपनों को जान पाएगा? रात को जब सब सो जाते, मैं छत पर लेटकर आसमान में तारों को देखती। हर तारा मुझे अपना लगता। मैं मन ही मन सोचती, एक दिन मेरी जिंदगी भी इन तारों की तरह चमकेगी। मेरे सपनों में एक छोटा सा घर होता, जहां पति पत्नी में प्यार हो, बच्चों की किलकारियां हो और घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। मुझे नहीं पता था कि किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही लिख रखा है। समाज का बोझ। गांव की गलियों में बातें तेजी से फैलती हैं। लोग कहते, लड़की बड़ी हो गई है, जल्दी इसका ब्याह कर दो। पिता के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। हम गरीब थे और गरीब घर की लड़की की शादी हमेशा बोझ समझी जाती है। पिता दिन रात सोचते रहते। कभी खेत में काम करते करते रुक जाते और गहरी सांस लेते। मां समझ जाती कि वो अनिमा की शादी की चिंता में डूबे हैं। तपोन से रिश्ता। इन्हीं दिनों एक रिश्ता आया। लड़के का नाम था तपोन। वो गांव का ही रहने वाला था, मेहनती और सरल स्वभाव का। पहली बार जब मैंने उसका नाम सुना, दिल में अजीब सा कंपन हुआ। सोचा, क्या यही मेरा जीवन साथी होगा? शुरुआत में झिझक थी, पर धीरे धीरे परिवार की सहमति बढ़ी। मां ने कहा, अनिमा, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। और इस तरह मेरी किस्मत ने तपोन को मेरे जीवन में लाकर खड़ा कर दिया। शादी की तैयारी। साल था 2003। हमारे छोटे से घर में शादी की तैयारी शुरू हो गई। गरीबी के बावजूद हर कोई खुश था। पड़ोसी मदद करने आए। कोई हल्दी चावल लाया, कोई बर्तन, कोई लकड़ी। मां पूरे जोश से तैयारी में जुट गईं। वो चाहती थीं कि मेरी शादी यादगार बने। पिता भले ही चिंतित थे, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मेरे दिल में मिले जुले भाव थे। डर भी था, उत्साह भी। मैं सोचती, क्या तपोन मुझे सच में समझेगा? क्या मेरी जिंदगी अब बदल जाएगी? विवाह का दिन। साल था 2003। वह दिन जिसका इंतजार न सिर्फ मेरे परिवार को था, बल्कि मुझे भी था, मेरी शादी का दिन। सुबह से ही घर में हलचल थी। पड़ोस की औरतें गा रही थीं, ब्याह हो, ब्याह हो। घर के आंगन में हल्दी की महक फैली हुई थी। मेरे चेहरे पर भी हल्दी लगाई गई और सबने कहा, अनिमा अब पराई हो जाएगी। मेरे दिल में अजीब सा कंपन था। एक तरफ खुशी थी कि मेरा नया जीवन शुरू हो रहा है, दूसरी तरफ डर भी था, अनजान घर, अनजान लोग और एक अनजान पति। शाम ढलते ही बारात आई। ढोल ताशे की आवाज गूंज रही थी। लोग नाच रहे थे, बच्चे पटाखे चला रहे थे। और मैं पर्दे के पीछे से झांककर बस तपोन को देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो साधारण सा दिखता था, पर उसकी आंखों में गहराई थी। मुझे लगा, शायद यही मेरी किस्मत है। फेरे हुए, मंत्रोच्चारण हुआ और मैं अनिमा से तपोन की पत्नी बन गई। मेरे हाथों में चूड़ियां खनक रही थीं और आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ससुराल की दहलीज। सुबह हुई। अब मुझे अपने नए घर जाना था। पालकी में बैठकर जब मैंने अपने मायके की देहरी छोड़ी, तो माँ पिता की आंखों में आंसू थे। माँ बार बार कह रही थीं, खुश रहना बेटी, घर संभालना। और मैं सिसकते हुए कह रही थी, माँ, मैं आपको छोड़कर कहाँ जा रही हूँ। ससुराल पहुंचकर मैंने दहलीज पर कदम रखा। लोगों ने आरती उतारी, मिठाई खिलाई और हंसी मजाक किया। पर मेरे दिल में डर था, क्या मैं इस नए घर में जगह बना पाऊंगी? तपोन ने पहली रात मुझे हल्की मुस्कान से देखा और कहा, अनिमा, डरो मत, सब ठीक होगा। उसकी आवाज में भरोसा था और मैंने सोचा, शायद मेरा जीवन वाकई बदल जाएगा। नए सपनों की शुरुआत। शादी के बाद शुरुआती दिन बहुत अच्छे गुजरे। मैं और तपोन साथ बैठकर बातें करते।
वो खेतों की बातें करता, मैं अपने सपनों की। कभी कभी हम दोनों तालाब के किनारे बैठते और देर तक चुप रहते। मेरे मन में उम्मीदें जाग उठीं। मैंने सोचा अब मेरा घर वही होगा जैसा मैंने सपनों में देखा था। मैं छोटे छोटे कामों में तपोन का साथ देने लगी। कभी खाना बनाती, कभी कपड़े धोती, कभी खेत में काम करती। वो हंसकर कहता, तुम्हें इतना काम करने की जरूरत नहीं अनिमा। और मैं मुस्कुराकर कहती, तुम्हारा साथ ही मेरा जीवन है, भविष्य की उम्मीद। उन दिनों मैं बहुत सपने देखने लगी थी। सोचती एक दिन हमारे भी बच्चे होंगे, घर में उनकी किलकारियां गूंजेंगी, हम मिलकर एक नया संसार बनाएंगे। तपोन कभी कभी गंभीर हो जाता, कहता, जीवन आसान नहीं है अनिमा, पर अगर हम साथ हैं तो सब आसान लगेगा। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में और भी विश्वास बढ़ जाता। अज्ञात आहट। परंतु शादी के कुछ महीनों बाद ही मुझे महसूस होने लगा कि सब कुछ उतना सरल नहीं है। छोटी छोटी बातों पर तपोन झुझलाने लगता और मैं भी जल्दी गुस्सा हो जाती। हमारे बीच हल्की हल्की तकरार होने लगी। मैंने सोचा ये सब सामान्य है, हर दंपत्ति के जीवन में ऐसा होता है। पर मुझे अंदाजा नहीं था कि यही छोटी छोटी तकरारें एक दिन हमारी जिंदगी को अंधेरे में धकेल देंगी। तकरार की शुरुआत। शादी के शुरुआती दिन सपनों से भरे थे, पर धीरे धीरे उन सपनों की चमक फीकी पड़ने लगी। अब छोटी छोटी बातों पर तपोन झुझलाने लगता। कभी खाने में नमक ज्यादा हो गया तो उसने भौहें चढ़ा ली। कभी खेत का काम समय पर न हो तो गुस्सा निकाल दिया। मैं भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। मैं तुरंत जवाब देती। माँ बाप से सीखा था कि औरत को भी अपनी बात कहनी चाहिए, पर मेरे शब्द तपोन को चुभ जाते। धीरे धीरे तकरार रोजमर्रा का हिस्सा बन गई। टूटते रिश्ते। पहले हम तालाब के किनारे बैठकर सपने देखते थे, अब वहां सन्नाटा छा गया। बातें कम हो गईं, चुप्पियां बढ़ गईं। तपोन खेत से लौटकर चुपचाप बैठ जाता। मैं खाना सामने रख देती और वो बिना कुछ कहे खा लेता। अगर मैं कोई सवाल पूछती तो अक्सर जवाब टाल देता। कभी कभी रात को वह गुस्से में कहता, अनिमा तुम क्यों हमेशा झगड़ती रहती हो, घर में शांति क्यों नहीं रख सकती? और मैं तमतमाकर कहती, सिर्फ मैं ही दोषी नहीं हूं तपोन, तुम्हें भी मेरी बातें समझनी चाहिए। यही बातें हमारे बीच खाई खोदने लगीं। समाज और दबाव। गांव की जिंदगी आसान नहीं थी। लोग हर बात पर टिप्पणी करते। अगर तपोन देर से खेत जाता तो पड़ोसी कहते, देखो शादी के बाद लड़का आलसी हो गया है। अगर मैं किसी से हंसकर बात करती तो औरतें कहती, अनिमा ज्यादा बोलने लगी है। ये बातें तपोन को बहुत चुभतीं। वो गुस्से में मुझसे कहता, तुम्हारी वजह से लोग मुझे ताने देते हैं। मैं रो पड़ती, मैंने क्या किया है? लोग चाहे तो बिना वजह भी ताने मारते हैं। लेकिन उसकी आंखों में गुस्से की आग और गहरी हो जाती। तपोन का अकेलापन। अब तपोन अक्सर अकेले रहने लगा। कभी देर रात तक बाहर बैठा रहता, कभी घर लौटकर सीधे सो जाता। हमारे बीच जो प्यार था वो अब बस याद बनकर रह गया। मैं महसूस करती थी कि वो भीतर ही भीतर टूट रहा है, पर मैं खुद भी आक्रोश में थी। मुझे लगता, क्यों हमेशा मुझे ही दोष दिया जाता है। हमारे बीच संवाद खत्म हो गया और यही खामोशी आने वाले तूफान का संकेत थी। भयावह रात की आहट। एक रात हमारी बहस बहुत बढ़ गई। शब्दों का जाल इतना तीखा था कि दिल में सीधे तीर चुभ गए। तपोन ने गुस्से में कहा, अनिमा तुमने मेरा जीवन नरक बना दिया है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने भी कह दिया, अगर तुम्हें इतना ही कष्ट है तो मुझे छोड़ दो। उसने मेरी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा, सिर्फ खामोशी छोड़कर कमरे से बाहर चला गया।
मुझे अंदाजा नहीं था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी रात थी। चुप्पियों का बोझ। उस रात के बाद तपोन बदल गया। पहले वो गुस्से में भी बात करता था, अब बस खामोश रहता। दिन भर खेतों में काम करता, लेकिन घर लौटते ही चुपचाप कोने में बैठ जाता। मैं उससे बात करने की कोशिश करती। तपोन, क्यों इतना चुप रहते हो? वो मेरी ओर देखता भी नहीं, सिर्फ एक गहरी सांस लेकर कहता, कुछ नहीं। उसकी चुप्पी मुझे और परेशान कर देती। मैं सोचती, क्या सचमुच मैं ही उसकी परेशानी की वजह हूं? अकेलापन। तपोन अब गांव के लोगों से भी कम मिलने जुलने लगा। अगर कोई उसे बुलाता तो वह बहाने बनाकर टाल देता। अक्सर देर रात तक घर के बाहर बैठा रहता। कभी कभी तो तालाब के किनारे अकेले बातें करता, जैसे किसी अदृश्य साथी से मन की पीड़ा बांट रहा हो। गांव वाले कहते, तपोन बदल गया है, वो अब पहले जैसा नहीं रहा। माँ बाप ने भी महसूस किया कि हमारे घर में अब हंसी नहीं गूंजती, पर किसी ने गहराई से उसकी पीड़ा को नहीं समझा। अंदर का तूफान। एक दिन मैंने उससे कहा, तुम्हें क्या चाहिए तपोन? क्यों इतनी दूरी बना रहे हो? वो अचानक भड़क उठा, मुझे चाहिए शांति अनिमा, सिर्फ शांति। तुम्हारे साथ वो कभी नहीं मिल सकती। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो कोई बड़ा फैसला कर चुका हो। मैं चौंक गई। क्या इतना आसान है तपोन? मुझे दोष देकर तुम खुश हो जाओगे? वो कुछ नहीं बोला, बस मेरी आंखों में देर तक देखता रहा और फिर बाहर चला गया। वह भयावह क्षण। उस रात बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी और हवा से खिड़कियां चरमराने लगी थीं। मैंने सोचा तपोन लौट आया होगा, पर घर में सन्नाटा था। अचानक मुझे लगा कि ऊपर वाले कमरे से कुछ आवाज आई है। डरते डरते मैं सीढ़ियां चढ़ी। दरवाजा खोला तो मेरा दिल धक से रह गया। तपोन वो छत की बल्ली से लटक रहा था, गले में फंदा, चेहरा नीला पड़ चुका और आंखें आधी खुली हुई। मेरे मुंह से चीख निकली, नहीं तपोन। मैं उसके पैर पकड़कर रोती रही, लेकिन सब खत्म हो चुका था। अपराध बोध। गांव वाले दौड़े आए। किसी ने रस्सी काटी, किसी ने मुझे संभाला, लेकिन तपोन अब नहीं था। लोग फुसफुसा रहे थे, ये सब घर की अशांति की वजह से हुआ। मैंने वही सुना जो मेरे दिल ने पहले ही कह दिया था। क्या मैं ही उसकी मौत की वजह हूं? उस रात से मेरी आत्मा पर एक ऐसा बोझ चढ़ गया जो आज तक उतरा नहीं। मृत्यु का सन्नाटा। तपोन की मौत के बाद घर पर अजीब सा सन्नाटा छा गया। वो घर जिसमें कभी हमारी हल्की फुल्की नोक झोंक की आवाजें गूंजती थीं, अब एकदम खाली हो गया था। हर कोना मुझे घूरता था, हर दीवार मुझे दोष देती थी। उसकी देह को जमीन पर लिटाकर लोग रो रहे थे, औरतें विलाप कर रही थीं। इतना जवान लड़का चला गया। मैं उनके बीच बैठी थी, पर मुझे लग रहा था जैसे मेरे कान बंद हो गए हों। आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। बस एक ही सवाल मेरे दिल को चीर रहा था, क्या ये सब मेरी वजह से हुआ? समाज की फुसफुसाहट। गांव के लोग अपने अपने अंदाज में बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था, अनिमा और तपोन के बीच अक्सर झगड़े होते थे। कोई कहता, लड़की ज्यादा बोलती थी तभी लड़का टूट गया। तो कोई जोड़ता, नहीं, गरीबी का दबाव था। लेकिन हर ताना मेरे दिल पर तीर की तरह लगता। मुझे लगता सबकी उंगली सिर्फ मेरी तरफ उठ रही है। माँ रो रोकर बेहाल हो गई थी। पिता ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटी ये सब नियति है, खुद को दोष मत दे। पर मैं कैसे मान लेती कि ये सिर्फ नियति थी, जबकि मुझे पता था हमारे बीच की अशांति ने तपोन की आत्मा को तोड़ दिया था। विधवा का बोझ। अगले ही दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। अब मैं अनिमा नहीं रही। लोग मुझे विधवा कहने लगे।
सुबह जब मैं आंगन में निकली तो कुछ औरतों ने फुसफुसाकर कहा, देखो जवान उम्र में ही विधवा हो गई। मेरे कान जलने लगे। मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया मेरी हंसी खुशी छीनकर मुझे अपराध की कैद में धकेल रही है। मैंने रंगीन कपड़े पहनना छोड़ दिया, गहने उतार दिए, चेहरे की मुस्कान कहीं खो गई। अब मेरी पहचान सिर्फ आंसुओं से थी। अंदर का अंधेरा। रातें मेरे लिए सबसे भयानक हो गई थीं। जब अंधेरा फैलता तो मुझे तपोन की परछाई हर जगह नजर आने लगती। कभी लगता वो कमरे के कोने में खड़ा है, कभी लगता वो मेरे पास आकर कह रहा है, अनिमा तुमने मुझे मरने पर मजबूर किया। मैं घबराकर चीख उठती। माँ दौड़कर आती और मुझे गले से लगा लेती, पर मेरे अंदर का डर कोई नहीं मिटा पाता। मैं बार बार सोचती, काश मैंने उस रात उससे वह कठोर बात न कही होती। काश मैंने उसे समझाया होता, गले लगाया होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अधूरा रिश्ता। तपोन चला गया, पर उसका जाना अंत नहीं था। उसकी अनुपस्थिति ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन गई। गांव वाले धीरे धीरे अपनी जिंदगी में लौट गए, लेकिन मेरी जिंदगी ठहर गई। मैं हर दिन उसी मोड़ पर खड़ी रह गई जहां तपोन ने फंदा डालकर अपनी सांसें छोड़ दी थीं। मेरे सपने, मेरी उम्मीदें, मेरा भविष्य सब उसी फंदे के साथ झूल गया। शून्यता के बाद तपोन की मृत्यु को कुछ ही दिन हुए थे। घर अब और भी सुनसान लगने लगा था। दिन में लोग आते, सांत्वना देते, लेकिन रात होते ही सब अपने घर लौट जाते और मैं रह जाती अकेली, अपने अपराध बोध और डर के साथ। मुझे लगता जैसे घर की हर दीवार मुझे घूर रही है। उस कमरे का दरवाजा जहां तपोन ने फंदा लगाया था, मैं देख भी नहीं पाती, लेकिन वही कमरा मुझे बार बार खींचता था। रातें मेरे लिए सजा बन गई थीं। नींद आंखों से कोसों दूर चली जाती। सिर्फ तपोन की यादें और उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती। पहली दस्तक। एक रात गहरी नींद में जाने ही वाली थी कि अचानक दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आई। मैं चौंक कर उठी। चारों ओर सन्नाटा था। सोचा शायद हवा से खिड़की हिल रही होगी, लेकिन फिर वही आवाज, ठक ठक, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। मैं कांपते कांपते उठी और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। दिल धक धक कर रहा था। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया और बिस्तर में दुबक गई, पर मेरी धड़कनें बहुत देर तक तेज रहीं। परछाई। कुछ दिन बाद एक और अजीब घटना हुई। मैं रसोई में काम कर रही थी। अचानक मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। धीरे धीरे मुड़ी तो देखा दीवार पर एक लंबी परछाई हिल रही थी। मैं घबरा गई। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, पर परछाई अब भी दीवार पर थी। वो परछाई धीरे धीरे बढ़ती गई और फिर अचानक गायब हो गई। मेरे हाथ से बर्तन गिर गया। मैं घबराकर बाहर भागी। पड़ोस की औरतें दौड़ी और पूछने लगीं, क्या हुआ अनिमा? मैं हकलाकर बोली, वो तपोन। और फिर रोने लगी। आत्मा की पहली झलक। उस रात सबसे भयानक घटना घटी। मैं खिड़की के पास बैठी थी। चांदनी बाहर फैली हुई थी। अचानक मुझे लगा कोई खिड़की से झांक रहा है। धीरे धीरे मैंने सिर उठाया और मेरा दिल थम गया। वो तपोन था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। चेहरा पीला पड़ चुका था और गले पर फंदे का गहरा निशान था। वो खिड़की से मुझे घूर रहा था। उसके होंठ हिले और धीमी आवाज आई, अनिमा, तुमने मुझे चैन से जीने नहीं दिया, अब मैं तुम्हें चैन से मरने नहीं दूंगा। मेरी चीख निकल गई। माँ दौड़ी, पिता भी आए, लेकिन जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा वहां कोई नहीं था। डर का बीज। उस दिन के बाद से मेरा जीवन और भी डरावना हो गया।
रात को नींद नहीं आती। हर आवाज मुझे तपोन की लगती, हर साया उसकी परछाई जैसा लगता। लोग कहते ये सिर्फ वहम है, पर मैं जानती थी ये वहम नहीं, सच्चाई है। तपोन मरकर भी मुझे छोड़कर नहीं गया। सन्नाटे की चीख, तपोन की झलक देखने के बाद से मैं लगातार भय में जी रही थी। रात ढलते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती। मुझे लगता आज फिर वो आएगा। एक रात खामोशी इतनी गहरी थी कि सुई भी गिरती तो सुनाई देती। अचानक खर्र खर्र जैसी आवाज आई, जैसे कोई सांस ले रहा हो, बहुत पास, बहुत भारी। मैं बिस्तर पर बैठ गई। चारों ओर देखा पर कोई नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे दरवाजे के कोने में एक धुंधली आकृति बनने लगी। वो तपोन था। उसकी आंखें लाल, चेहरा पीला और गले का फंदा अब भी लटक रहा था। उसने मुझे घूरते हुए कहा, अनिमा, तुम बच नहीं सकती। मैंने तुम्हें लेने आना है। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मैं बस बेजान सी देखती रह गई। आत्मा का संवाद। उस दिन के बाद आत्मा अब सिर्फ परछाई नहीं रही। वो बोलने लगी। कभी मेरे कानों में फुसफुसाती, तुमने मुझे मारा है अनिमा, अब तुम भी मेरे साथ चलो। कभी आईने में दिखाई देती और कहती, देखो तुम्हारा चेहरा भी वैसा ही होगा जैसे मेरा है। मैं डर के मारे आईने के सामने जाना छोड़ चुकी थी। रात को अकेले सोना तो नामुमकिन हो गया था। लेकिन माँ बाप चाहे कितनी भी बार मेरे पास बैठे रहते, वो आत्मा तब भी आ जाती। तांत्रिक की कोशिश। पिता ने गांव के एक तांत्रिक को बुलाया। उसने धूप जलाया, मंत्र पढ़ा और मेरे गले में ताबीज बांधा। उसने कहा, यह आत्मा बेचैन है, इसे शांति नहीं मिली, यह तुम्हारे साथ बंध गई है। मैं रो पड़ी। तो मुझे क्या करना होगा? तांत्रिक बोला, इसे छोड़ना आसान नहीं। यह आत्मा तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती है। उस रात तांत्रिक ने घर में पूजा की, लेकिन अचानक हवा का तेज झोंका आया और दिए बुझ गए। कमरे में अंधेरा छा गया। अंधेरे में वही आवाज गूंजी, कोई मुझे उससे दूर नहीं कर सकता, वो मेरी है, मेरी। तांत्रिक डरकर भाग गया। उसके बाद किसी ने मेरे घर में आकर तंत्र मंत्र करने की हिम्मत नहीं की। गांव का डर। अब पूरा गांव जान गया था कि तपोन की आत्मा मुझे सताती है। लोग दूर से देखते पर पास आने से डरते। बच्चे तक मेरे घर के सामने खेलना बंद कर चुके थे। औरतें धीरे धीरे बातें करती, अनिमा पर छाया सवार है, तपोन की आत्मा उसे चैन से नहीं जीने देगी। मैं अकेली पड़ गई। समाज ने मुझे जैसे एक अछूत बना दिया और मेरे भीतर डर और अपराध बोध और गहरा होता गया। आत्मा की पकड़। रात को अब वो सिर्फ दिखता और बोलता ही नहीं था, वो मुझे छूने भी लगा था। कभी लगता किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है, कभी नींद में लगता किसी ने मेरा गला दबाया। मैं चीख कर उठती, पर जब माँ आती तो उन्हें कुछ नहीं दिखता। एक रात तपोन मेरी खाट के पास खड़ा था। उसने झुककर मेरे कान में कहा, अनिमा, अब ज्यादा इंतजार नहीं, तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। उसकी सांसें बर्फ जैसी ठंडी थीं। मुझे लगा मेरा शरीर जम गया है। मैं हिल भी नहीं पाई। तपोन की आत्मा अब मेरे जीवन की हकीकत बन चुकी थी। दिन में भले ही लोग पास होते, पर रात होते ही अंधेरा मुझे उसकी कैद में धकेल देता। मैं खिड़की बंद कर देती, दरवाजे पर कुंडी चढ़ा देती और माँ पिता के कमरे के पास सोने लगती। लेकिन आत्मा को इन दीवारों की परवाह नहीं थी। वो तो जैसे मेरी सांसों के भीतर बस चुका था। रात के सन्नाटे में अचानक मेरे कानों में आवाज गूंजती, अनिमा। इतनी ठंडी और डरावनी की रूह कांप उठे। मैं आंखें खोलती तो देखती तपोन मेरे सामने खड़ा है। वो अब और भी विकृत दिखने लगा था।
उसकी आंखों में खून उतर आया था, चेहरा सूज चुका था और जीभ बाहर निकली हुई थी, जैसे फंदे से झूलने के समय रही हो। नींद का कैदखाना। अब मेरी नींद दुश्मन बन गई थी। जैसे ही आंखें बंद होती, सपनों में तपोन आ जाता। कभी मुझे बुलाता, चलो मेरे साथ आओ। कभी मेरा हाथ पकड़कर खींचने लगता। मैं घबराकर चीख पड़ती। माँ दौड़कर आती, पर जब तक वो आती सब गायब हो जाता। धीरे धीरे मेरी हालत बिगड़ने लगी। चेहरा पीला पड़ गया, आंखों के नीचे काले घेरे गहरे हो गए। गांव की औरतें कहती, अनिमा पर आत्मा चढ़ गई है। समाज का बहिष्कार। अब लोग मुझसे डरने लगे थे। कोई घर पर आकर बैठता भी नहीं। बच्चे दूर से देखकर भाग जाते। कुछ लोग तो माँ पिता से कहने लगे, इस लड़की को कहीं बाहर ले जाओ, यह गांव के लिए अशुभ है। मारो पड़ती, मेरी बेटी ने क्या गुनाह किया है? क्यों सब उसे दोष दे रहे हैं? लेकिन समाज की बातें समाज ही सुनता है। मैं और भी अकेली हो गई, और अकेलेपन में आत्मा की पकड़ और मजबूत हो गई। आत्मा का स्पर्श। अब तपोन सिर्फ दिखता और बोलता नहीं था, वो मुझे छूने भी लगा था। कभी लगता जैसे किसी ने मेरे बाल खींचे हों, कभी कोई बर्फ जैसा ठंडा हाथ मेरी गर्दन पर फिसलता, कभी लगता जैसे किसी ने मेरी सांस रोक दी हो। मैं तड़प कर उठती, लेकिन मेरे चारों ओर सन्नाटा ही होता। एक रात तो हद हो गई। मैं खाट पर लेटी थी। अचानक किसी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने देखा तपोन मेरे पास झुककर फुसफुसा रहा है, अनिमा अब तुम्हारा समय आ गया है। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे पूरे शरीर से पसीना बहने लगा। मैंने मां को आवाज दी, लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकली। मैं बस आंखें बंद करके बेहोश हो गई। अब मुझे लगने लगा था कि मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी। हर रात मुझे लगता आज वो मुझे साथ ले जाएगा। मैं मौत की परछाई को अपने चारों ओर महसूस करती थी। पिता ने मुझे समझाया, बेटी मजबूत बनो। आत्मा तुम्हें तभी पकड़ सकती है जब तुम डरोगी। पर मैं जानती थी ये आत्मा सिर्फ डराने नहीं आई थी, ये मुझे अपने साथ ले जाने आई थी। रात गहराई हुई थी। आंगन में सूनी हवा बह रही थी। अनिमा बिस्तर पर बैठी कांप रही थी। उसके चेहरे पर थकान और डर की रेखाएं गहरी थीं। मां पास बैठी थी, उसके माथे पर हाथ फेर रही थी। आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। पिता तापस बाहर आंगन में खड़े थे। उन्होंने मां की ओर देखा और कहा, निर्मला अब और नहीं। हमारी बेटी रोज मर रही है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये आत्मा उसे ले जाएगी। मां ने सिसकते हुए कहा, तो हम क्या करें? गांव के तांत्रिक ने तो पहले ही हार मान ली। पिता की आंखों में दृढ़ता आ गई। मैं एक और तांत्रिक को बुलाऊंगा। वो बहुत बड़ा साधक है, उसके पास ताकत है। अगर कोई इस आत्मा को रोक सकता है तो वही है। अगले दिन संध्या के समय एक वृद्ध तांत्रिक घर पहुंचा। उसकी आंखें तेज थीं, माथे पर भस्म का तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में त्रिशूल और डमरू। उसके आते ही घर के वातावरण में अजीब सी कंपन हुई, जैसे आत्मा को पता चल गया हो कि अब उसका सामना किसी शक्तिशाली से होने वाला है। तांत्रिक ने आंगन में मंडल बनाया, धूप दीप जलाए और मंत्रोच्चारण शुरू किया। मंत्रों की गूंज पूरे घर में फैल गई। आत्मा का प्रकट होना। जैसे ही तांत्रिक ने आह्वान किया, अचानक हवा तेज हो गई। दिए बुझने लगे, दरवाजे अपने आप बंद खुलने लगे। और तभी तपोन की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। गले का फंदा लटक रहा था। वो गरजकर बोला, ये मेरी है, अनिमा मेरी है। कोई मुझे इससे दूर नहीं कर सकता। अनिमा डरकर मां से लिपट गई, लेकिन तांत्रिक ने डमरू बजाया और जोर से मंत्र पढ़े।
नमः शिवाय। नमः चंडिकाय। आत्मा गुर्राई, चीखी और आंगन में चारों तरफ घूमने लगी। कभी वह धुएं का रूप लेती, कभी आग की लपटों जैसी दिखती। तांत्रिक ने त्रिशूल उठाकर आकाश की ओर दिखाया और बोला, भटकी आत्मा, तू इस लोक में शांति नहीं पाएगी। तेरे पाप और तेरे बंधन तुझे यहां बांध कर रखेंगे। मुक्त हो और परलोक की ओर जा। आत्मा चीखी, नहीं, मैं बिना अनिमा को लिए नहीं जाऊंगा। तांत्रिक ने मंत्र का उच्चारण और तेज किया। उसके शब्द बिजली की तरह गूंज रहे थे। आखिरकार आत्मा चिल्लाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आकृति धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी और फिर आकाश में विलीन हो गई। घर में अचानक शांति छा गई। हवा रुक गई, दिए फिर से जल उठे। अनिमा का शरीर कांपना बंद हुआ। उसकी आंखों में पहली बार एक सुकून की चमक दिखी। तांत्रिक ने मुस्कुराकर कहा, अब यह आत्मा मुक्त हो गई है। अब तुम्हें कोई नहीं सताएगा। पिता तापस ने गहरी सांस ली। मां ने अनिमा को गले से लगा लिया और रोते हुए कहा, अब सब ठीक हो जाएगा बेटी। उस रात अनिमा ने कई महीनों बाद चैन की नींद सोई। तपोन की आत्मा अब नहीं थी। घर में, दिल में और जीवन में बस शांति थी। अनिमा की जिंदगी के इस भयानक अध्याय ने उसे बहुत कुछ सिखाया। उसने जाना कि रिश्तों में शांति कितनी जरूरी है, और यह भी कि प्रेम और समझ ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। भले ही उसकी कहानी दर्द और भय से भरी रही, लेकिन अंततः उसे शांति मिल ही गई। क्या अनिमा सचमुच उस आत्मा से मुक्त हो पाई, या फिर उसकी जिंदगी में अब भी छिपा है कोई अंधेरा रहस्य? अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी राय हमें कमेंट में बताइए, और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी भी हो सकती है।